सभी शिक्षक बंधुओं और यूपी टीईटी अन्य राज्यों की टीईटी की तैयारी करने वालों को सादर नमस्कार। दोस्तों, हम लोग गणित परीक्षा के जो 30 प्रश्न आते हैं इस प्रश्न पत्र में उसको हम देखेंगे। कल की वीडियो में हम लोगों ने 10 गणित के यूपी टीईटी के प्रश्न किए थे। आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को करेंगे। तो 11वां प्रश्न है हमारा, एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया जाता है कि 8 मीटर, ये 8 है, 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में धंसा है, तो खंभे की पूरी लंबाई क्या होगी। पूछ रहे हैं खंभे की पूरी लंबाई। खंभे की पूरी लंबाई नहीं पता है। देखो, हम प्रश्नों को पहले बता देते हैं, बहुत विस्तार से करेंगे, बहुत शार्ट में नहीं, क्योंकि शार्ट में हमारे कॉन्सेप्ट, हमारे अवधारणा क्या हो जाते हैं, वो समझ के बाहर रहते हैं। तो जो भी परीक्षा में अन्य प्रश्न आते हैं उस लेवल के, तो हम उसे हल नहीं कर पाते। इसलिए हम जो प्रश्नों को करेंगे वो बहुत विस्तार से समझते हुए चलेंगे। चलो, इसमें खंभे की लंबाई नहीं पता है, क्या करेंगे, पहले लिखेंगे माना खंभे की लंबाई बराबर x मीटर। क्योंकि खंभे की लंबाई पता नहीं है तो मान के चल रहे हैं कि चलो मान लेते हैं खंभे की लंबाई x मीटर है। कीचड़ में धंसे भाग की लंबाई, जो कीचड़ में धंसा हुआ भाग है वो कितना है, 4/7 भाग। इसका मतलब 4/7 x मीटर हो जाएगा। अब जो प्रश्न कह रहा है कि धंसे हुए का 1/3 भाग खींचा जाता है तो पाया गया फिर भी 8 मीटर खंभा अभी भी कीचड़ में है। इसका मतलब, ध्यान से देखते चलना, इसका मतलब हो जाएगा 4/7 x माइनस 4/7 x। ये क्या हुआ, धंसे हुए भाग का 1/3, 1/3। तो कितने मीटर अभी कीचड़ में है भाई, 8 मीटर। तो हम 8 मीटर लिख देंगे। इस समीकरण को हल कर लेंगे, इस वाले को जो भी बनाए हल करो। 4x/7 माइनस 4x/21 बराबर 8। 7 और 21 का लघुत्तम समापवर्त तक कितना आ जाएगा, 21। सभी लोग हल कर लेंगे। 7 त्रिक 21, 3 चौके 12, ये 12x आ जाएगा। माइनस 21 ये हर और 21 ये हर, भाग देंगे 21 एक कम 21 और 1 को गुणा 4 से करेंगे, 4x बराबर 8। अब क्या करेंगे, इस समीकरण को हल कर लेंगे। 12x में से 4x निकलेगा, कितना आ जाएगा भाई, 8x/21 बराबर 8 मीटर। अब इसको वज्र गुणनफल करते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 8x बराबर 21 गुणे 8। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इस x का मान चाहिए। x का मान क्या है, खंभे की लंबाई है और खंभे की लंबाई पूछ रहे हैं। तो x बराबर 21 गुणे 8 बटे ये 8x जो गुणे में है इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 21 मीटर। कितना आ जाएगा, 21 मीटर। इसमें कहाँ पे है 21 मीटर, पहला वाला विकल्प। तो पहला विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो भाई, दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। 21 मीटर इसका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न कह रहे हैं कि ए और बी मिल के किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, सी और ए मिल के उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो पूछ रहे हैं ए अकेला कितने दिन में करेगा। बहुत साधारण था प्रश्न, चलो बहुत आराम से समझते चलेंगे। ए और बी का एक दिन का काम कितना आएगा, 1/12। चलो, फिर कह रहे हैं कि बी और सी का एक दिन का काम कितना आएगा भाई, ध्यान दो, 15 दिन में पूरा काम कर रहे हैं तो एक दिन में 1/15। फिर क्या कह रहे हैं, सी और ए, तो सी प्लस ए बराबर 1/20। तो हम इन तीनों का, ए प्लस बी का, बी प्लस सी का, सी प्लस ए, तीनों का एक दिन का काम निकालेंगे। देखो, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें 2 बार है। तो जोड़ने पे आ जाएगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी
बराबर 1/12 धन 1/15 धन 1/20। अब इसको हल कर लेंगे इस भिन्न को, तो 12, 15, 20 का लघुत्तम समापवर्तक 60 आ जाएगा। तो 12 पंचे 60, 5 एक कम 5, तो ये आ जाएगा 5 धन 15 चौके 60, 4 आ जाएगा। 20 तिहाई 60 धन 3 आ जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, 5, 4, 9, 3, 12, 12/60। तो और फिर इसको लिखेंगे 2 टाइम A प्लस B प्लस C बराबर 12/60। इसको काटेंगे, 12 एक कम 12, 12 पंचे 60, मतलब आया 1/5। अब 2 को इधर भेज देंगे तो आ जाएगा 1 और ये यहाँ पे गुणे में, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 1/2 गुणे 5 मतलब आ जाएगा 1/10। अब ये A प्लस B प्लस C का जो एक दिन का काम आया वो 1/10 आया। तो इस तरीके से B प्लस C का एक दिन का काम आएगा 1/15। तो देखो ये इक्वेशन, इसमें B प्लस C की जगह पे हम 1/15 रखेंगे, तो A धन B प्लस C की जगह पे 1/15 बराबर एक दिन का तीनों का काम कितना था 1/10। तो यहाँ से हल करेंगे, A अकेला कितना दिन में काम करेगा 1/10 माइनस 1/15। इसको हल करेंगे, तो 15 एक कम 15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस 10 एक कम 10, 15 में से 10 गया 5, 5/15 दहम्मा 150। अच्छा, लघुत्तम लेके भी हल कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट कर देंगे क्योंकि छोटा है। हल करेंगे, 5 एक कम 5, 5 तिहाई 15 यानी 1/30। तो A अकेले का एक दिन का काम आया 1/30, ध्यान देना। तो A का पूरा काम कितना आ जाएगा 30 दिन। कितना आ जाएगा 30 दिन। तो साथियों इसमें A अकेले का पूरा काम 30 दिन आएगा। 30 दिन है इसमें, बिल्कुल है। तो ये तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, नहीं, बहुत आसान है, हम इसको शॉर्ट ट्रिक में भी समझा सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। गणित को अच्छे से समझते चलिए, बाद में देखेंगे कि आप शॉर्ट ट्रिक से भी करने लग जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान देंगे इसमें, कि किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल कितना दे रहे हैं 6। उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं, वह संख्या क्या है। संख्या पता नहीं है ना। तो इसमें जैसे कक्षा 8 में पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ते चलेंगे, बहुत साधारण सा, बाद में ट्रिक से भी बता देंगे हम। मान लेते हैं कि माना, ध्यान देंगे, माना संख्या का इकाई का अंक है ना, इकाई का अंक क्या मान लेते हैं y। ध्यान देना, इकाई का अंक क्या मान रहे हैं हम y मान रहे हैं। थोड़ा सा इसमें इरेजर लगेगा, थोड़ा सा सही कर देते हैं, ठीक है। इकाई का अंक y मान के चलते हैं। और फिर दहाई का अंक भी ऐसे मान लेते हैं, दहाई का अंक मान लेते हैं x है। तो प्रश्न जो हमारी जो संख्या बनेगी वो 10 दहाई के फॉर्म में बनेगी। तो जो संख्या बनेगी, ध्यान देना, वो 10 दहाई 10x धन y, ये संख्या बनेगी, ठीक है। और प्रश्न में कह रहे हैं कि गुणनफल, इसी संख्या का गुणनफल, तो प्रश्नानुसार जो कह रहे हैं गुणनफल आ रहा है x गुणे y बराबर 6, ठीक ना, x गुणे y बराबर 6। अब इसमें कह रहे हैं गुणनफल 6 आता है उस संख्या में 9 जोड़ने पर, ध्यान देना, उस संख्या में 9 जोड़ने पर, किस संख्या में, इस वाले में। तो 10x धन y, और हम कर देते हैं प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न कह रहा है 9 जोड़ दिए, कितना आ जाएगा, संख्या का स्थान बदल गया। अब ये जो 10x धन y था, ये कितना हो गया 10y धन x। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको हल करेंगे, 10x में से ये x इधर लेके आएंगे, 10x के स्थान पे ये बनेगा 9x, ठीक है। और ये बन जाएगा -9y, और फिर 9 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो +9 है तो ये -9 बन जाएगा। अब 9 से 9 हर जगह कॉमन लेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे देखिएगा, बहुत आराम से समझते हुए चलेंगे, जल्दबाजी नहीं। यहाँ बनेगा x माइनस, सॉरी इसको जो है इरेजर से हटा देते हैं, 1 मिनट, x माइनस y, और ये वैल्यू बने बराबर -1। देखो इतना हल करने पर हमें इक्वेशन 1 प्राप्त हुआ, मतलब पहला समीकरण हम इसको मान के चल रहे हैं।
अब क्या करेंगे, अब कह रहे हैं कि अंकों के स्थान हमें संख्या पता करनी है, संख्या पता करनी है। तो देखो ध्यान से, x धन y है ना का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर धन 4xy। ठीक, ये क्या है, ये हमारे पास एक सूत्र है कि अगर इसको हम दोनों को हल करेंगे तो दोनों को हल करने के बाद में हमें वैल्यू क्या मिलेगी, यही दोनों बैलेंस मिलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर मिलेंगे। तो इसका मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, हम इसको इसलिए कर रहे हैं कि x माइनस वाई डायरेक्ट प्राप्त हो जाए। तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, -1 दिया है तो -1 का होल स्क्वायर प्लस है ना 4 और एक्स वाई का वैल्यू ये है गुणनफल 6, 4 इंटू 6। तो हल करेंगे इसको इरेजर से हटाएं तो यहाँ पे देखेंगे x प्लस वाई, ठीक है, ये बराबर का निशान नहीं रहेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक -1 का होल स्क्वायर 1 और 4 छंग 24 ये आ जाएगा 25, स्क्वायर हटाएंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 5। ये आ जाएगा दूसरा समीकरण। एक समीकरण ये मिला, दूसरा समीकरण ये मिला, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, अब युगपत समीकरण से दोनों समीकरणों को हल करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पे 2x बराबर 4 अर्थात x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 2 आ गया यहाँ पे, तो इसका मतलब y की वैल्यू चाहिए, तो ये एक्स वाई बराबर 6 दिया है, इस वाले समीकरण से x का मान रखेंगे तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा, x इक्वल टू 2 आ गया, y इक्वल टू 3 आ गया। संख्या चाहिए, संख्या क्या है 10x प्लस वाई अर्थात 10, x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है +3, जोड़ेंगे और हल करेंगे तो 23 आ जाएगा। तो 23 है विकल्प में कहीं, बिल्कुल है। कहाँ पे है, चौथा ऑप्शन, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो इसको और आसानी से कर सकते हैं, ठीक ना। ये जो वैल्यू लिया है ये सूत्र है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। जब इसको हल करोगे तो यही आएगा इसका फार्मूला, और इसको हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें x माइनस वाई चाहिए था, ये पहले इक्वेशन से प्राप्त था, तो इसका थोड़ा सा आसान बन जाता है। x माइनस वाई के मान पता हो गया -1 और दूसरे में गुणन कर दिया x वाई, ये दूसरे इक्वेशन से आ गया, तो बहुत आराम से ये आ गया। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। क्वेश्चन को बार बार समझेंगे, आंसर को रिपीट करेंगे तो समझ में आ जाएगा सलूशन को, ठीक ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन। देखो भाई, ये पहले वीडियो जब हम बना रहे थे तो पहला क्वेश्चन था, किसी आयत चित्र में, ध्यान देना, किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है, तो उसमें हमने बच्चों मतलब वीडियो में बता दिया था कि उस वर्ग की बारंबारता, पहला ऑप्शन बता दिया था, वो गलत था, इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, सॉरी। और इसमें जो है जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा उस वर्ग की ऊपरी सीमा, क्या उत्तर होगा, उस वर्ग की ऊपरी सीमा को दर्शाता है, ठीक ना। जैसे इसको समझ लो, मान लो एक आयत है ऐसे A B C D, ये आयत है, थोड़ा सही बन जाए, इसके आमने सामने की भुजा क्या हो जाएगी, बराबर होती है। और इसमें जो है जो आयत है और वर्ग भी देख लो, वर्ग चारों भुजाएं, चित्र में थोड़ा सही कम बन पाएगा, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसको भी ABCD ले लो, है ना। तो ये आयत है और ये वर्ग है, आयत और वर्ग। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि इसके जो वर्ग की ऊपरी सीमा है ना, वो आयत के निम्न सीमा से एक वर्ग का निर्माण किया जा सकता है, ध्यान से समझना। तो उस वर्ग की ऊपरी सीमा दर्शाती है ना, यही। तो इसलिए विकल्प जो हो जाएगा उस वर्ग की ऊपरी सीमा होगा, है ना। तो इसमें जो है जैसे BC क्या हो जाएगी, आयत की चौड़ाई है, सबको पता है। AB क्या है, लंबाई है ना। तो वर्ग की ऊपरी सीमा ऐसे अगर हम करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि वह उस वर्ग की ऊपरी सीमा को ही दर्शाएगा, क्योंकि चारों भुजाएं क्या होती हैं,
बराबर होती हैं वर्ग में, और इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये हमने प्रश्न में गलत बता दिया था पहले वीडियो में, तो इसको ध्यान देंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग। ध्यान देंगे, क्वेश्चन सही पढ़ेंगे, सही समझेंगे, बहुत सरल आंसर आ जाएगा। किसी संख्या का 60% का 3/5वां भाग 36 है। संख्या पता ही नहीं है तो मान के चलो भाई कि माना संख्या बराबर यक्स। अब इस संख्या के 60%, तो यक्स गुणे 60/100, ये यक्स है, यक्स का 60% है ना। उस संख्या का 3/5वां भाग, फिर से 3/5वां भाग बराबर किसके बराबर है? ये भाग 36 के बराबर है। हल कर लो। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से शून्य गायब हो जाएगा, है ना। और यक्स इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18/50 इक्वल टू 36, है ना। इसको हल करेंगे, 18 2 ज़ा 36 और 50 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यक्स इक्वल टू 50 इंटू 2 बराबर आंसर क्या आ जाएगा? 100। तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 100। पहला विकल्प सही हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है 6। पाई क्या है? पाई क्या है? पाई सिंपल सी बात, देखो कितना सरल प्रश्न आया है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है ना। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और ये अप्रॉक्सीमेट 22/7 होता है। कुछ लोग कहते हैं पाई इक्वल टू 22/7। नहीं भाई, पाई जो है इसका वैल्यू जो होता है अप्रॉक्सीमेट 22/7 होता है, और एक अपरिमेय होगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्लॉट में चलते हैं। कह रहे हैं कि ध्यान से देखना, ये कह रहे हैं कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो अगर, तो a+b/3 का मान क्या होगा? तो लिखते हैं a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7। अगर है तो a+b+c/3 इसकी वैल्यू क्या होगी? ध्यान देना। इसको हम k के बराबर मान लेते हैं ताकि अलग अलग वैल्यू मिल जाए। a की वैल्यू कितना आ जाएगा? 3k, b की वैल्यू कितना आ जाएगा? 4k, c की वैल्यू कितना आ जाएगा? 7k, है ना। अब इसमें ऐड कर देते हैं सबको, तो a के स्थान पे 3k प्लस यहाँ पे इसमें मान रख देते हैं, b के स्थान पे 4k, c के स्थान पे 7k, अपान के साथ क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखना a+b+, इसमें देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, क्वेश्चन मिसप्रिंट प्रिंट हो गया है। a+b+, यहाँ 3 नहीं होगा, a+b+c/c है, यहाँ पर भी 3 के स्थान पे c होगा, ये ध्यान देना। तो यहाँ पे c का मान कितना है? 7/7 के है ना। अब जोड़ेंगे 4 3 7 7 14k/7 के से के कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो आंसर आ जाएगा 2 क्या है? विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक ना। इसमें जो है a+b+c/3 है, 3 नहीं होगा, अपान c होगा, और इसमें भी a+b+c/c, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2। ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला स्लॉट, अगले पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य, ध्यान देना, वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत है, ठीक है। तो आपको विक्रय मूल्य तो पता नहीं है, तो मान के चलो, माना विक्रय मूल्य, और ये x में नहीं मानेंगे, 100 में मानेंगे, 100, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ध्यान देना, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य 100 है, उसके विक्रय मूल्य का कितना है? 3/2, 100 गुणे 3/2 हल करोगे, ठीक है, तो आ जाएगा ये 150, 250, 100 हो जाएगा, 50 इंटू 3 150 आ जाएगा। तो देखो विक्रय मूल्य 100, क्रय मूल्य 150, 150, तो हानि हुआ ना भाई, हानि हुआ ना। कैसे हानि हुआ पता है? कि उसने खरीदा 150 में, है ना, विक्रय मूल्य उसका 100 है और क्रय मूल्य उसका जो है 150, तो विक्रय मूल्य बेचा उसने 100 में, खरीदा उसने 150 में, 50 का हानि ले रहा है वो, तो हानि बराबर कितना हो जाएगा? 50 रुपया।
तो हानि परसेंट का सूत्र जानते हो, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 लिख ही देते हैं। हानि प्रतिशत तो सूत्र या प्रतिशत हानि का हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, है ना। तो हानि कितना है 50 गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य कितना आया है 150। 50 एक कम 50, 50 तिहाई 150, 100 बटे 3 और 100 बटे 3 ये हानि है। तो हानि प्रतिशत बराबर 100 बटे 3। इसका मतलब इसको भाग करोगे जाएगा 33 सही 1/3%। तो ये 33 सही 1/3% ये हानि है, लॉस हो रहा है कहीं पे? हाँ है। दूसरा विकल्प 33 सही 1/3%, ये सही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? नवा प्रश्न भी थोड़ा सा आसान है, दिमाग लगाना है बस। अगर एक फार्मूला आपको पता है तो तुरंत आ जाएगा। फार्मूला क्या है? 4 दीवारी का क्षेत्रफल आपको आना चाहिए। किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 606 मीटर स्क्वायर है। लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो छत का क्षेत्रफल, ठीक है, तो छत का क्षेत्रफल आपको बताना है। दो इसमें फार्मूले आपको 4 दीवारी का फार्मूला आना चाहिए और छत का क्षेत्रफल। चलो देखते हैं। मान लेते हैं कि कमरे की चौड़ाई कितना है x मीटर, ठीक है। तो लंबाई कमरे की चौड़ाई का दुगना प्रश्न में ही कह रहे हैं तो 2x हो जाएगा, है ना। अब एक सूत्र इसे दिमाग में रख लेना, कॉपी में नोट कर लेना। कमरे के चारों दीवारों का, अगर ये नहीं याद है तो कितना भी तेजो लगा नहीं सकते, दीवारों का मतलब आ जाएगा लेकिन बहुत कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक ना। ये क्या है? ये कमरे के 4 दीवारी का क्षेत्रफल है ना, सूत्र है। तो देखो भाई, 2 लंबाई की वैल्यू कितना है 2x, चौड़ाई की वैल्यू कितना है x मीटर, इसको रख देते हैं, ठीक है। और छत की ऊंचाई 11 मीटर दिया ही है, गुणे 11 मीटर, है ना। अब इसको हल करेंगे। देखो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो दे रहे हैं कुल दीवारों का कुल क्षेत्रफल कितना दिया है 660 स्क्वायर मीटर। तो देख देते हैं 660 बराबर, इसको हल कर लेंगे 2x और 1x 3x, 3 दूनी 6, 11 6 के 66, तो 66x, है ना। इस तरीके से हम हल करते हैं तो 66 दहम्मा 660 यानी आ जाएगा ये, यहाँ से हल करने पे इक्वल टू आ जाएगा x इक्वल टू 10। थोड़ा डायरेक्ट किए हैं काट के। तो x बराबर 10 मीटर। ये x बराबर क्या आया? ये चौड़ाई है, देखो चौड़ाई माने चौड़ाई मिल गई, लंबाई मिल गई, 2x 10 दूना 20 हो जाएगा। तो छत का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, जो कि आसान भी हो गया। छत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, वही जो आयत का क्षेत्रफल बनेगा। तो इसमें चौड़ाई तो x दिए हैं, ये देखो चौड़ाई x मतलब 10 आ गया, लंबाई 2x है तो 10 दूना 20 हो गया। तो सिंपल सी बात है, लंबाई 2x गुणे x, इसका मतलब 2 गुणे x की वैल्यू 10 गुणे आ जाएगा 10 बराबर आ जाएगा 10 दुआएं 200 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, दोनों बात एक है कहीं पे 200 बिल्कुल है, पहला उत्तर सही हो जाएगा 200 वर्ग मीटर। तो इस तरीके से इसमें आपको ये फार्मूला स्टार मार्क कर दे रहे हैं, ये आपको आना चाहिए। कमरे के 4 दीवारी का क्षेत्रफल 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई आना चाहिए, आराम से सवाल हल हो जाएगा। अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि संख्या 604 ... 6 11 से विभाज्य हो तो क्या होगा? रिक्त स्थान का पूर्णांक क्या आ जाएगा? ध्यान देना, बहुत ध्यान दे के चलना है, ठीक ना। पहले चीज़ तो 11 से विभाज्यता का नियम जान लो। 11 से वह संख्या विभाज्य होती है जिसके सम, ध्यान देना, जिसके सम और विषम अंकों के योग का, ध्यान देना, सम और विषम अंकों के योग का
अंतर 11 का गुणज हो, 11 का गुणज होना चाहिए, ठीक है, या शून्य हो, या शून्य होना चाहिए, दोनों बातें हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से ये पूछ रहे हैं, तो ध्यान देना, जैसे इसमें 604 दिया है, इसका मतलब, तो अगर इसमें देखेंगे 604 है ना, और यहाँ पे रिक्त स्थान है, और ये अगली वैल्यू गया है 6, ठीक। तो यहाँ पे वही संख्या विभाज्य होगी जिसके सम तथा विषम अंकों का योग का अंतर 11 का गुणज हो, अर्थात क्या हो जाएगा 6, 4 और 6, ठीक। और 0 यहाँ पे क्या रिक्त स्थान आएगा ये पता नहीं है ना, तो यहाँ पे स्थान का जो 2 और 4 पे आ रहा है तो ये सम होगा, यहाँ पे सम अंक हो जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा सम अंक हो जाएगा। और यहाँ पे जो आएगा 1, 3, 5 ये विषम स्थान पे आ रहा है, ये विषम स्थान पे आ रहा है ना। तो ध्यान दो, 6 + 4 + 6 माइनस टाइम के साथ 0 प्लस ये डैश पता ही नहीं, तो 6, 4, 10, 6, 16, तो 16 माइनस 0 प्लस, है ना, यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ से देखते चलो, यहाँ पे 0 + 5 मतलब क्या हो जाएगा, ये अगर हल करोगे तो 11 आएगा, मतलब 11 जो 11 का गुणज है, रिक्त स्थान पर 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा, इसका मतलब 5 कहीं है विकल्प में, बिल्कुल है, डी वाला आंसर 4 वाला आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा रीजनेबल प्रश्न है, तार्किक वाला, ऐसा नहीं कि इस किसी सूत्र पे है या हल करना है फट से आ जाएगा, तो इससे घबराना नहीं है, थोड़ा सा तर्क लगाना पड़ेगा तो ये आराम से आ जाएगा। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक ना। और कोई प्रश्न है तो इसमें देखेंगे हम, 11 स्लॉट है नहीं है। चलो एक प्रश्न और कर लेते हैं, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो का एक प्रश्न बता दिए थे, एक प्रश्न और कर लेते हैं।